सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं COA यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में, यूनिट नंबर 1। तो बेसिकली ये यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अपन क्या करेंगे, इसको पार्ट में करेंगे। तो ये अपना पार्ट नंबर 1 है, जिसमें अपन यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तक हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके नेक्स्ट पार्ट आएंगे, तो उसमें हम धीरे धीरे करके यूनिट को ख़त्म करेंगे। राइट, सो अभी फिलहाल ये अपना पार्ट 1 है, तो आराम से इसको कंप्लीट करो और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और हाँ, COA में जो आपका यहाँ पे PYQ सॉल्यूशन है उसको परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। ठीक है, PYQs के सॉल्यूशन परचेस कर लेना आराम से। राइट, तो अभी फिलहाल अपन इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। सो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर थ्रू द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये पहला अपना क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2022 में भी आया है और 2000 यहाँ पे 20 में भी आया है, तो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब होता क्या है, सिंपल से यहाँ पे समझो। कंप्यूटर, यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट एंड स्टोर डेटा फ्रॉम फ्यूचर यूज। मतलब सिंपल सा समझो, जो यहाँ पे चीज़ें लिखी है ना, जैसे मान लो आपने यूट्यूब पे टिक 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 टाइप किया, इंजीनियर डूड लर्निंग COA यूनिट नंबर 1 वन शॉट। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे अपना वीडियो आएगा मेरे आपके सामने, है ना। आप वीडियो वॉच करोगे, आपने वीडियो सपोज पूरा देख लिया। अब जब आपने वीडियो पूरा देख लिया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपने कट कर दिया। देन उसके बाद अगर आपको नाम नहीं पता चैनल का, या फिर आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री में जाओगे, फिर से यहाँ पे डेटा ढूंढोगे कि मतलब कौन सा वीडियो आपने देखा था, तो आपके यहाँ पे हिस्ट्री में स्टोर होगी ना इन्फॉर्मेशन। तो वही चीज़ रहती है कि यहाँ पे ये सिंपल सा एग्जांपल है, ये पूरा अपना क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इस तरीके से मतलब बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का, इस तरीके से काम करता है। होप आपको ये चीज़ यहाँ पे एकदम परफेक्टली क्लियर हो गई होगी, है ना। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, सिंपल जैसे मैंने बताया वैसे आपको समझना है कि बेसिक स्ट्रक्चर कंप्यूटर का क्या होता है। ये सिंपल सा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, इनपुट के थ्रू प्रोसेस करता है और फिर यहाँ पे हमें क्या देता है, आउटपुट देता है ना। इतनी सी चीज़ें अपनी इसके अंदर होती है। और क्या करता है, स्टोर भी करता है डेटा को। राइट, सो सिंपल सा देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स of a computer system and the way they are connected to perform data processing। तो सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, डेस्कटॉप, जैसे मान लो अपने पास एक डेस्कटॉप है, अब आपने उसको किस किस हार्डवेयर से कनेक्ट करके रखा है, वो चीज़ यहाँ पे है। तो सब मिलके क्या करेंगे, डेटा पे प्रोसेसिंग करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यही चीज़ तो है, यही सिंपल से यहाँ पे होता है ना। सिंपल है, बहुत क्लियरली समझ में आ गया। ये देखो डेस्कटॉप के मेनली यहाँ पे ये चीज़ें कंसिस्ट करके रखता है। ठीक है, मेन पार्ट सबसे पहले इनपुट डिवाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, इसके अलावा अपना यहाँ पे माउस हो जाएगा। ये क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस है ना। और सिंपल सा देन उसके बाद यहाँ पे देखो CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अपना CPU है। CPU क्या होता है भाई, ये तो ब्रेन है ना कंप्यूटर का। तो CPU इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सिंपल सा मैं लिखूंगा, ये क्या है, ब्रेन है। राइट, उसके बाद यहाँ पे मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है, जिसके अंदर अपन यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। तो मेमोरी क्या है, मेमोरी भी अपना एक तरीके से दिमाग ही है ना, कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर स्टोर है। तो मेमोरी के अंदर सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है। देन उसके बाद आउटपुट का सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रिंटर। आप जैसे मान लो आप कहीं भी दुकान वगैरह पे जाते हो, तो सिंपल सा आप कोई चीज़ प्रिंट करवाते हो ना, जैसे कोई भी चीज़ आपने नोट्स वगैरह प्रिंट कराया या फिर कुछ भी प्रिंट कराया, तो प्रिंटर से ही तो प्रिंट होता है। तो सिंपल सा अपने हो जाएगा। इसके अलावा स्कैनर, भाई यहाँ पे आपने क्या किया, स्कैनर से स्कैन किया कोई सी भी चीज़ और पेमेंट की, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे स्कैनर के थ्रू होती है। ऑल राइट, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर का, है ना, बेसिक। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, दिस कंपोनेंट्स आर यूज टू एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन मतलब इनपुट, प्रोसेस डेटा, स्टोर इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब क्या करते हैं,
इन्फॉर्मेशन को ली, मतलब इनपुट लिया एक तरीके से, प्रोसेस किया, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, आउटपुट आपको देते हैं और डेटा को स्टोर भी करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल सा आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, नीचे देखो पूरा एक स्ट्रक्चर बना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बना है, देखो ये यहाँ पे आपकी मेमोरी यूनिट है। अब मेमोरी यूनिट आप याद कैसे रखोगे कि ऊपर ही होती है, सिंपल सा समझो, अपन जो चीज़ याद करते हैं वो अपने ब्रेन में याद करते हैं, और दिमाग कहाँ होता है, सिर कहाँ होता है अपना, बॉडी के ऊपर ही तो होता है। तो इस तरीके से ये भी मेमोरी यूनिट भी कहाँ है, बॉडी के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखी रहती है, तो इससे आपको याद रहेगा कि मेमोरी यूनिट अपनी ऊपर होती है। अब देखो इस तरफ अपना यहाँ पे इनपुट यूनिट होता है ना, और फिर उसके उस तरफ यहाँ पे आउटपुट होता है अपना, राइट। और बीच में क्या होता है, बीच में यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम बोलते हैं ALU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशन देखता है, ALU, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, जो क्या करता है, यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल को यहाँ पे मतलब सिग्नल्स को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी यहाँ पे होती हैं जो एग्जीक्यूशन करता है। एरो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि इनपुट से यहाँ पे जा रहा है और मेमोरी से दोनों जगह जाता है, मतलब CPU से मेमोरी में इंफॉर्मेशन जाती है और यहाँ पे मेमोरी से CPU में, ठीक है, जो भी डेटा होता है अपना। सो इस तरीके से आप लोग आराम से याद रख सकते हो। उसके बाद इनपुट डिवाइस की बात करें, और यहाँ पे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस क्या है, देखो सिंपल सा मैंने आपको अभी बताया था। इनपुट डिवाइस मतलब आप जिस भी डिवाइस से यहाँ पे इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को, वो क्या कहलाता है, अपना इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर को आपने कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इसके थ्रू क्या दिया, यहाँ पे इनपुट दिया, है ना। तो सिंपल सा अपना जैसे यहाँ पे लिखा है 2+3, ये 2+3 है तो क्या हो गया, 5 हो गया। तो CPU ने क्या किया, पहले आपने लिखा 2+3, किससे लिखा, कीबोर्ड से लिखा। तो फिर उसके बाद जब टाइप किया, उसने प्रोसेस किया ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और आपको आउटपुट 5 दे दिया। तो ये सिंपल सा काम है। CPU क्या है, CPU ब्रेन है कंप्यूटर का, मतलब जितनी भी चीज़ें होती है CPU ही कंट्रोल करके रखता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें होगी CPU कंट्रोल करके रखेगा, क्योंकि ये ब्रेन है कंप्यूटर का, इसके बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है। सिंपल सा आपको इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना, कि CPU क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है। सेम ऐसे ही आप मेमोरी वगैरह, आउटपुट डिवाइस, वो भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, PYQs का क्वेश्चन है। सो क्या होता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल से समझो। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एक मेथड है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेथड अरेंजिंग CPU रजिस्टर्स सो दैट दे कैन ट्रांसफर डेटा अमोंग देमसेल्फ एंड परफॉर्म ऑपरेशंस यूजिंग अ कॉमन बस सिस्टम। तो कॉमन बस सिस्टम के थ्रू ये क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। और ALU क्या करता है, ऑपरेशन में एग्जीक्यूशन करता है, मतलब ऑपरेशन सारे एग्जीक्यूट कहाँ होते हैं, ALU के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और कॉमन बस का यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, आपको पता होगा CPU ही कंट्रोल करके रखता है सारी बसेस को, है ना। ये सिंपल सी चीज़ अपनी यहाँ पे होती है। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो ये है इसका बेसिक डायग्राम। अब देखो इसको याद कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं बता रहा हूँ आप सिंपल सा सुनते जाओ, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, ठीक है, क्या है, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। सो मैंने यहाँ पे जैसे ये बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बनाया, आपको पता है CPU के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, R1, R2, R3 या R7 तक लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज मुझे यहाँ पे दो रजिस्टर्स को प्लस करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, ये बहुत सारे इनपुट्स को सेलेक्ट करता है, उसमें से किसी एक आउटपुट को यहाँ पे, किसी एक इनपुट को आउटपुट में भेज देता है। तो यहाँ पे ये देखो आउटपुट में एक इनपुट को भेज दिया, ठीक है। सो ये सिंपल सा रहता है मल्टीप्लेक्सर का काम। अब दो क्यों लगे हैं, क्योंकि देखो मुझे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे सपोज मान लो मुझे लिखना है R1 + R2, ये मैंने लिखा। तो अगर मुझे R1 की वैल्यू जैसे सपोज 2 है और R2 की वैल्यू 3 है, तो दोनों को प्लस करना है। तो अब एक रजिस्टर से मुझे R1 लेना पड़ेगा, एक से R2 लेना पड़ेगा, मतलब 2 और 3। तो इसके लिए मैंने दो मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे लगा रखे हैं। तो एक मल्टीप्लेक्सर R1 को सिलेक्ट करेगा, दूसरा R2 को सिलेक्ट करेगा। फिर जो अपन ने इनने सेलेक्ट किया मल्टीप्लेक्सर ने, वो यहाँ पे बसेस के थ्रू अपना यहाँ पे कहाँ तक आएगा, ये देखो नीचे बसेस लगी है ना, इन दोनों बस के थ्रू
फिर ये कहाँ पे जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर जाएगा, मतलब ALU के अंदर ये चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं, उसमें से किसी एक इनपुट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या किया, बसेस के थ्रू उसको ALU के अंदर भेज दिया। ठीक है, अब मान लो मुझे ऐड करना है, तो ये कैसे पता चलेगा ऐड करना है, तो बहुत सिंपल है, जो अपना ALU होता है यहाँ से अपन ऑपरेशन देंगे कि एक्चुअल में अपन को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे मैंने लिखा ऐड करना है, तो ऐड क्या होगा, जो भी चीज़ अपनी बसेस के थ्रू आ रही है, सो सिंपल है, जो अपना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ऐड, वो यहाँ पे ऑपरेशन से लेगा, जो मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर A मल्टीप्लेक्सर B मतलब दो है, तो बस A और बस B के थ्रू जो आ रहा है उसको वो ऐड कर देगा। फिर क्या होगा, जैसे मैंने ऐड किया 2+3, तो इसने 2+3 को ऐड करके यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे मुझे 5 मिल गया। ठीक है, अब ये 5 यहाँ पे आउटपुट में मिल गया किसके, ALU के। अब ये यहाँ से सीधा जाएगा, लोड लाइन आपकी लगी हुई है ना, ये देखो लोड लाइन लगी हुई है ना, ये है लोड लाइन, तो इसके थ्रू ये कहाँ पे जाएगा, वापस रजिस्टर में स्टोर होगा, क्योंकि यही सब तो काम होता है। ठीक है, वापस रजिस्टर में स्टोर होगा। अब कौन से रजिस्टर में स्टोर होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा अपने डिकोडर पे। ठीक है, तो 3 to 8 डिकोडर लगा है, जो डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में अपने यहाँ पे कहाँ पे, मतलब कौन से रजिस्टर में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होगा। ये कौन बता रहा है अपना, ये बता रहा है डिकोडर। तो इस तरीके सिंपल सा रहता है ना। और उसके अलावा यहाँ पे देखो ऊपर क्लॉक लगा हुआ है। क्लॉक का मतलब क्या होता है, क्लॉक सिंपल है, जैसे मान लो देखो क्लॉक इस तरीके से चलती है ना, ऑन ऑफ, या फिर अपन बोल से अप डाउन, इस तरीके से क्लॉक चलती है। अप है मतलब यहाँ पे ये रजिस्टर जा सकता है, मूव कर सकता है। अगर यहाँ पे डाउन है तो इसका मतलब यहाँ पे वो अभी वेटिंग में रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से कुल मिला के ये रहता है। और जो मल्टीप्लेक्सर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर से कौन सी चीज़ सिलेक्ट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सेलेक्ट ए पे और सेलेक्ट बी पे। तो ए मल्टीप्लेक्सर जो फर्स्ट वाला है वो सेलेक्ट ए पे डिपेंड करेगा, और जो सेकंड वाला है वो सेलेक्ट बी पे। ठीक है, सो सिंपल सा इस तरीके से अपना ये डायग्राम रहता है। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ पे बना पाओगे। ये इसके कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे ये सारे जो मैंने आपको बताए वही कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, सो होप ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद वर्किंग की बात करें, तो अब देखो वर्किंग में क्या है, जो मैंने आपको अभी ऐसे रफली लैंग्वेज में बताया ना, वही सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है कि सेलेक्ट ए और सेलेक्ट बी, सेलेक्ट टू रजिस्टर्स। तो यहाँ पे ये ए और बी क्या करते हैं, जो आपका मल्टीप्लेक्सर होता है ना, उसमें से यहाँ पे ये क्या करते हैं, किसी एक रजिस्टर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो ये मेरा मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट ए यहाँ पे लगा है, दूसरा यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर है सेलेक्ट बी यहाँ पे, अभी देखा ना अपन ने। तो ये दो सेलेक्ट ए सेलेक्ट बी है। अब क्या होगा, इनके अंदर से यहाँ पे एक एक रजिस्टर सिलेक्ट होगा। ठीक है, एक एक रजिस्टर ये क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद कहाँ भेजेंगे, ALU के अंदर भेजेंगे, बसेस के थ्रू। यहाँ पे A बस होती है, यहाँ पे B बस होती है, और फिर ये कहाँ भेजेंगे, ALU के अंदर दोनों चीज़ें भेज देंगे। अब वहाँ से क्या होगा, वो फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो भी अपन यहाँ पे ऑपरेशन दे देंगे, फिर आउटपुट अपन को भेज देगा। और आउटपुट कहाँ से जाएगा, लोड लाइन, आपको याद होगा ना लोड लाइन लगी रहती है, तो लोड लाइन के थ्रू फिर किसी रजिस्टर में स्टोर होगा, किसकी हेल्प से, डिकोडर की हेल्प से, क्योंकि डिकोडर ही तो बताता है एक्चुअल में कि कहाँ पे किस रजिस्टर में अपना स्टोर होगी इन्फॉर्मेशन, है ना। सो सिंपल सा इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि वर्किंग क्या है, आप खुद से भी लिख सकते हो, है ना। सो सिंपल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला होता है रिड्यूस हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। ये हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। देन उसके मतलब बहुत सारे हार्डवेयर नहीं लगते। देन यहाँ पे क्या करता है, डाटा जो ट्रांसफ़र होता है वो स्पीड बढ़ा देता है। एंड एफिशिएंसी CPU इज़ ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे CPU की जो ऑपरेशन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो ये इसके एडवांटेजेस होंगे। अब बात करें हम यहाँ पे फंक्शंस ऑफ रजिस्टर्स। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रजिस्टर्स अपने आपको तो पता चल गया रजिस्टर्स क्या काम करते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्स यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह डेटा को स्टोर वगैरह करके रखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू ये बताया गया है कि फंक्शंस क्या होते हैं रजिस्टर के। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से 3 इसके फंक्शंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या लिखा है, होल्ड डेटा कमिंग फ्रॉम मेमोरी टू CPU। ये क्या करके रखता है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया रजिस्टर्स, तो ये क्या करेगा, होल्ड करेगा मेमोरी से जो भी डेटा आ रहा है ना।
मेमोरी से मुझे डेटा लेना है किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। तो क्या होगा, पहले डेटा अपना होल्ड होता है, ठीक है, क्या होगा पहले होल्ड होगा, या फिर अगर मुझे सीपीयू से मेमोरी में जाना है तो भी यहाँ पे डेटा होल्ड होगा। सो इतना सिंपल सा अपना काम रहता है कि सीपीयू से मेमोरी और मेमोरी से सीपीयू में अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो होल्ड होगा। देन सेकंड है यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो सीपीयू को भी यहाँ पे सेंड करना है मेमोरी में कोई भी डेटा, तो भी क्या होगा, पहले होल्ड किया जाएगा इसको, क्योंकि थोड़ी देर के लिए होल्ड होता ही है, ठीक है। एक तरीके से समझो ये एक दरवाजा होता है जहाँ पे चीज़ें अपनी निकल रही हैं, उससे पास हो रही हैं, तो होल्ड तो होंगी। देन उसके बाद है एक्ट एज अ बफर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफ़र। अब बफर क्या होता है, बफर सिंपल सा ये है, देखो बफर थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ें होल्ड करता है, जो मैंने बोला ना होल्ड होती हैं, वो कहाँ पे होंगी, बफर में ही होती है। तो एक बफर रजिस्टर होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर। तो अगर कोई सी भी चीज़ यहाँ पे आ रही है जा रही है तो बफर के अंदर स्टोर होगी। ये एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पे 500 कंटेंट्स करके रखा है उसने वैल्यू 25, तो मेमोरी के अंदर लोकेशन है 500, ये लोकेशन है किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। तो सबसे पहले जब सीपीयू वहाँ से डेटा लेगा तो पहले किसके अंदर जाएगा, एमबीआर, मेमोरी बफर रजिस्टर, है ना। वो क्या करेगा, इसको होल्ड कर लेगा, किसको, 25 को। उसने यहाँ पे होल्ड कर लिया 25। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सीपीयू को मिलेगा। तो सिंपल है, सबसे पहला काम यहाँ पे कि जो बफर रजिस्टर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे सबसे पहले जो भी लोकेशन दे रखी होती है उसके डेटा को यहाँ पे क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। फिर ये बाद में यहाँ पे सीपीयू के अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे सिंपल सा अपने सीपीयू में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सिंपल सा यहाँ पे काम रहता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ एम ए आर एंड एम डी आर। अब एम ए आर और एम डी आर क्या होता है, एम ए आर का मतलब होता है यहाँ पे, ये एम ए आर जो है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। देन उसके बाद जो एम डी आर होता है इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब देखो, जो एम ए आर है वो एड्रेस को स्टोर करता है, जो अपना एम डी आर है वो डेटा को स्टोर करता है ना। सो यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, सो उसके थ्रू अपन बहुत ही आराम से समझते हैं। अभी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, देखो एग्जांपल क्या है, सीपीयू वांट्स टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी। मतलब सीपीयू यहाँ पे मेमोरी से डेटा को क्या करना चाहता है, रीड करना चाहता है। जैसे यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या होगी, यहाँ पे एड्रेस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन एम ए आर। मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर सबसे पहले अपना जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जिस भी एड्रेस पे अपना यहाँ पे डेटा रखा गया है मेमोरी में, तो ये एड्रेस स्टोर हो गया इसके अंदर, इस तरीके से स्टोर होता है। देन उसके बाद यहाँ पे स्टेप नंबर 2 पे अगर मूव करें, स्टेप नंबर 2 है अपने यहाँ पे मेमोरी फाइंड्स लोकेशन 500। मतलब यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है 500, उस पे फिर अपन को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक ना एक एड्रेस मिलेगा। तो स्टेप नंबर 3 में जो अपना एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर होगा, एड्रेस स्टोर होगा एम बी आर के अंदर। मतलब यहाँ पे मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर अपना स्टोर हो जाएगा एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस को ये पहले होल्ड करेगा, फिर उसके बाद किसको देगा, उसके बाद सीपीयू को देगा, है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई भी यहाँ पे चीज़ सीपीयू में आ रही है जा रही है तो एड्रेस को स्टोर कौन करेगा, पहले शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करेगा एमबीआर। स्टेप नंबर 4 देखो यहाँ पे, स्टेप नंबर 4 अपनी क्या है यहाँ पे, डेटा इज सेंड फ्रॉम एमबीआर टू सीपीयू। तो सिंपल एमबीआर से सीपीयू के अंदर मिल जाएगा। अब आप लोग सोचोगे कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर होता है तो एमबीआर भी तो मेमोरी बफर रजिस्टर है, तो उसी के अंदर क्या कहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो देखो मेमोरी बफर रजिस्टर क्या है, एक शॉर्ट टर्म जगह है, मतलब वहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड होता है, लेकिन सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स हैं उसमें वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। सो इस तरीके सिंपल सा ये रहता है। सो होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली क्लियर हो गई होंगी। एम ए आर क्या होता है, एम डी आर क्या होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर्स क्या होता है ना। ये चीज़ें आपको यहाँ पे एकदम कन्फर्म हो जानी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आई आर। अब ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता क्या है, देखो सिंपल है। अब जो ऐसे मान लो सीपीयू है, उसके अंदर कोई भी हमें ऑपरेशन करना है, कोई सी भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, तो क्या होगा, कंट्रोल यूनिट सारी चीज़ें संभालता है ना, एग्जीक्यूट करता है, डिकोड करता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि एक्चुअल में आपको किस चीज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। सो सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इस तरीके से कि सीपीयू होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन फेच फ्रॉम मेमोरी बीइंग एग्जीक्यूट बाय द प्रोसेसर।
मतलब यहाँ पे सीपीयू को जिस चीज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको वो फैच करेगा, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी। व्हेन द सीपीयू फैच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इट इज स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सो दैट द कंट्रोल यूनिट कैन डिकोड एंड एग्जीक्यूट इट। तो क्या करता है, जो अपना यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होता है वो फिर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के हिसाब से सारी चीज़ों को डिकोड करेगा, है ना। मतलब ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है भाई कि किसको आपको डिकोड करना है, किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस पे एग्जीक्यूट करना है ऑपरेशन को, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे अपने आईआर के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं वर्किंग ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इस तरीके से अपनी इसकी सिंपल सी वर्किंग होती है। क्या वर्किंग होती है, देखो यहाँ पे 3 स्टेप्स अपने लिखे। स्टेप नंबर 1, स्टोर द करेंट इंस्ट्रक्शन फैच फ्रॉम मेमोरी। मतलब जो अपन ने इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फैच की है उसको ये क्या करता है, स्टोर कर लेगा अपने अंदर। कौन, आईआर। आईआर मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सेकंड क्या है, होल्ड द इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल यूनिट फॉर डिकोडिंग। तो ये क्या करता है, यहाँ पे फिर जो कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या करती है, इससे इंफॉर्मेशन लेती है ना, और यहाँ पे फिर अपना डिकोड करती है उसको, राइट। कौन, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या करेगा, डिकोड करेगा, है ना। सिंपल सा आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद थर्ड यहाँ पे हेल्प्स द सीपीयू डिटरमाइन विच ऑपरेशंस टू परफॉर्म। मतलब ये हेल्प करता है सीपीयू की कि एक्चुअल में आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर क्या करना है। तो ये सिंपल सा अपना है। कौन हेल्प करता है यहाँ पे, मतलब किसके अंदर स्टोर रहता है, आईआर के अंदर। आईआर मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब देखते हैं नीचे वर्किंग ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, द वर्किंग ऑफ आईआर इज रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शन साइकिल। मतलब ये इंस्ट्रक्शन साइकिल से रिलेटेड रहता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब आईसी शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, इसमें यहाँ पे फैच रहता है, डिकोड रहता है और यहाँ पे एग्जीक्यूट रहता है। तो फैच के अंदर क्या रहता है, देखो फैच में सिंपल सा हो जाएगा, द सीपीयू फैच। यहाँ पे सीपीयू ही फैच करेगा ना कोई सी चीज़। द सीपीयू फैच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ऐड R1 R2। तो सिंपल है, सीपीयू ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फैच किया यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईआर के अंदर स्टोर हो जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, डिकोड होगा सेकंड नंबर पे। डिकोड का मतलब ये होता है कि जो अपना सीयू है, कंट्रोल यूनिट, वो क्या करेगा, रीड करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, फिर देन डिकोड करेगा, ठीक है। अब देखो एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में क्या होगा, सपोज मुझे यहाँ पे R1 प्लस R2 करना था, ठीक है। तो अब क्या होगा, R1 प्लस R2 होके कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो सपोज ये स्टोर हो रहा है R3 के अंदर, यहाँ पे R8 दे रखा है तो यहाँ पे R3 जो भी हो, ठीक है। सो उसके अंदर स्टोर होगा। अब ये चीज़ें होंगी कैसे, ऑपरेशन कैसे होगा, आपको पता है ऑपरेशन होता है ALU की हेल्प से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की हेल्प से ही क्या होता है, अपना ऑपरेशन परफॉर्म होता है, राइट। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंट्रोल वर्ड के बारे में। अब देखो ये कंट्रोल वर्ड क्या होता है, आपने एक चीज के बारे में सुना है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। किसके बारे में, कंट्रोल यूनिट। अब जो कंट्रोल यूनिट होती है ना, वो क्या करती है, यहाँ पे कंट्रोल करती है सारी चीजों को, राइट। बट यहाँ पे जो कंट्रोल वर्ड होता है ना, तो वो क्या करता है, एक एक स्टेप्स बताता है कि कैसे कौन सी चीज होगी। मतलब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कंट्रोल यूनिट क्या है, मैनेजर है ना। ये क्या है, मैनेजर है, राइट। कंट्रोल यूनिट मैनेजर है और मैनेजर क्या करेगा वो कौन बताएगा, वो बताएगा यहाँ पे कंट्रोल वर्ड। कौन बताएगा, कंट्रोल वर्ड, राइट। सो ये सिंपल सा आपको याद रखना है। अब क्या होता है, कंट्रोल वर्ड हर एक इंस्ट्रक्शन बताता है। सीपीयू के अंदर अगर कुछ भी हो रहा है, कहीं से डेटा जा रहा है, कहीं पे डेटा आ रहा है, कहीं पे कोई ऑपरेशन हो रहा है, हर एक चीज कौन देखता है, ये देखता है कंट्रोल वर्ड। क्लियर है आपको। सो सिंपल सा यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कंट्रोल वर्ड इज डिफाइंड एज अ वर्ड हुज इंडिविजुअल वेट्स रिप्रेजेंट्स द वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स। मतलब यहाँ पे ये बहुत सारे यहाँ पे देखो सिंपल से ये समझो, ये क्या करता है, यहाँ पे हर एक चीज को कंट्रोल करके रखता है और ये डिवाइड होता है कंट्रोल यहाँ पे सिग्नल में। किसमें, कंट्रोल सिग्नल्स में, है ना। बस आपको ये सिंपल सी चीज याद रखनी है, कंट्रोल वर्ड डिवाइड होता है कंट्रोल सिग्नल्स में, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे काम करता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं।
To execute an instructions, the control units of the CPU must generate the required control signals in the proper sequence. और हाँ, एक चीज और कि यहाँ पे जैसे जो कंट्रोल यूनिट है, मान लो उसको कोई सा भी काम करना है, एग्जीक्यूट करना है कोई सी भी इंस्ट्रक्शन को, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे जनरेट करेगी कंट्रोल सिग्नल्स को, जो कि एक सीक्वेंस में होते हैं। ये स्पेशली याद रखना कि एक ये सीक्वेंस में होते, प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देर आर 14 बाइनरी सिलेक्शन सिग्नल्स फॉर कंट्रोल यूनिट एंड देयर कॉम्बाइंड वैल्यू स्पेसिफाइड अ कंट्रोल वर्ड। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होते हैं, यहाँ पे देखो ये 14 बाइनरी सिलेक्टेड सिग्नल होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन सिग्नल होते हैं। कितने होते हैं, 14। अब 14 डिवाइड होते हैं 4 पार्ट में। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, देखो लगातार 3 पार्ट में यहाँ पे 3-3 सेट होते हैं, है ना। उसके बाद चौथा जो पार्ट होता है उसमें 5 सेट होते हैं। तो इस तरीके से 3 + 3 + 3 + 5, तो कितना हो गया, ये हो गया टोटल अपना 14। तो यहाँ पे देखो ये नीचे आपको दिख रहा है। सो इस तरीके से अपना रहता है जनरली। ये नीचे आपको ये सीरीज टाइप की दिख रही है ना, ये पूरा होता है कंट्रोल बर्ड। अब कंट्रोल बर्ड के अंदर छोटे छोटे कंट्रोल सिग्नल्स हैं, जो कि एक सीक्वेंस में देखो 0 से स्टार्ट हुए, बढ़ते जा रहे हैं कहाँ तक, 13 तक। तो ये कितने हो गए, टोटल 14 हो गए, क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो गया, है ना। अब देखो इसमें यहाँ पे सिलेक्टेड ए, सिलेक्टेड बी, सिलेक्टेड सी, और यहाँ पे क्या है अपना ऑपरेशन। तो सिलेक्टेड ए जो रहता है, जो सिलेक्टेड ए है वो 3 पार्ट में रहता है, सिलेक्टेड बी भी 3 पार्ट में रहता है, और सिलेक्टेड सी भी यहाँ पे 3 पार्ट में रहता है। मतलब यहाँ पे 3 सिग्नल्स को कंट्रोल करके रखता है, और जो अपना ऑपरेशन है ये 5 सिग्नल्स को कंट्रोल करके रखता है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। सो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, देखो इट कंसिस्ट ऑफ 4 फील्ड्स, जैसे मैंने बोला 4 फील्ड से कंसिस्ट होता है ये। सबसे पहले सेल ए, मतलब सेलेक्ट ए, सेलेक्ट बी, सेलेक्ट सी, और एक होता है ऑपरेशन, ठीक है। 3 फील्ड्स कंटेन 3 बिट्स ईच, मतलब यहाँ पे जो 3 फील्ड्स होती है वो 3 बिट्स को यहाँ पे कंटेन करके रखती हैं, और जो 1 फील्ड मतलब एक और फील्ड होती है वो यहाँ पे 5 बिट्स को कंटेन करके रखती है ना। अब उसके बाद बात करें कि यहाँ पे ये सेल ए मतलब सेलेक्ट ए, सेलेक्ट बी, और यहाँ पे सेलेक्ट सी और ऑपरेशन काम क्या करते हैं। तो सिंपल से समझो, जो आपका सेलेक्ट ए होता है ना, सेलेक्ट ए क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा रजिस्टर अभी यहाँ पे मतलब सेलेक्ट होगा, ठीक है। ये सिंपल सा काम किसका होता है, सेलेक्ट ए का। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे देखो, द फर्स्ट फील्ड इज सेलेक्ट ए विच सेलेक्ट अ सोर्स रजिस्टर। सोर्स रजिस्टर मतलब कौन सा रजिस्टर यहाँ पे जाएगा ऑपरेशन के लिए। जैसे मान लो बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, हमारे पास यहाँ पे 7 रजिस्टर्स हैं, ये R1 है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे R7 तक है, ठीक है, R7 तक है। तो अब इसमें से कौन सा रजिस्टर जाएगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो यहाँ पे सेलेक्ट ए डिसाइड करता है। देन उसके बाद अपना जो सेलेक्ट बी है, यहाँ पे देखो नीचे सेलेक्ट बी, तो अब सेलेक्ट बी क्या करेगा, ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे डेस्टिनेशन मतलब जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है, तो किस रजिस्टर में यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। जैसे यहाँ पे देखो 7 लोड रजिस्टर है, आउटपुट है, तो उसमें से किसी एक में वैल्यू स्टोर होगी, है ना। सो यूजिंग डिकोडर ये बताता है कि किस रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। से सिंपल है ना। उसके बाद यहाँ पे एक बचा है अपना सेलेक्ट सी। अब सेलेक्ट सी भी सेम काम करता है सेलेक्ट ए की तरह, वो भी यहाँ पे क्या बताता है, सोर्स रजिस्टर को ही बताता है। देन उसके बाद लास्ट है अपना ऑपरेशन। तो ऑपरेशन क्या करता है, सिंपल है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये चीज ये बताता है। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल बर्ड क्या होता है ना। सिंपल सा था, ज्यादा कुछ खास नहीं था। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सीपीयू में जो भी चीज जैसे भी जहां भी जैसे भी हो रही है, सब काम कौन करेगा, कंट्रोल बर्ड। और ये छोटे छोटे सिग्नल्स में रहता है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, राइट। सो फर्स्ट यहाँ पे अपना सेलेक्ट ए, सेलेक्ट बी, सेलेक्ट सी और ऑपरेशन, ये 3-3 पार्ट में रहते हैं, और जो ऑपरेशन है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ठीक है, मतलब बिट्स में रहता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान से सुनो, यहाँ पे अपन बात करने वाले स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखो सिंपल है। स्टैक क्या होता है,
स्टैक एक ऐसी चीज है जहां पे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कोई भी डेटा को, है ना। ये क्या काम आता है, ये सिंपल सा काम आता है किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, मतलब एक तरीके से मेमोरी की तरह इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ स्टैक इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर यूज्ड इन सीपीयू, सीपीयू के अंदर यूज होता है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लीफो, लीफो के प्रिंसिपल पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। सो दिस मीन्स दैट द आइटम इज पुश्ड, मतलब जो आइटम पहले पुश होगा वो बाद में यहाँ पे पॉप होगा, ठीक है। लिफो का मतलब यही होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो बाद में जाएगा, ठीक है, या फिर जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि आई स्टैक स्टोर इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट, सबसे पहले क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास एक स्टैक है, ये मैंने यहाँ पे स्टैक बनाया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसके अंदर बहुत सारी जगह है, ये बहुत सारी जगह है। अब मान लो इसके अंदर दो ही ऑपरेशन हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑपरेशन की, सो देयर आर ओनली टू ऑपरेशन। पहला पुश, जो कि अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमेंट डालते हैं इसके अंदर, है ना। तो पहला होता है पुश, सेकंड होता है यहाँ पे पॉप, ठीक है। सेकंड क्या होता है, पॉप, मतलब इससे बाहर निकालना, ठीक है। सो ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है, पहली बात एक फिक्स एड्रेस होता है, यहाँ पे सबका एड्रेस होगा इस तरीके से, है ना। फिर यहाँ पे जो टॉप में जो एलिमेंट होगा, जो आपने सबसे लास्ट में पुश किया है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर आएगा उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे एसपी, स्टैक पॉइंटर। तो याद रखना जो एसपी होता है यानी स्टैक पॉइंटर होता है, तो वो यहाँ पे टॉप वाले एलिमेंट को दिखाता है, जो भी टॉप में चीज होगी यहाँ पे। और अगर आपको एक्सेस करना है, पॉप करना है, तो सबसे पहले ये टॉप वाला जाएगा, और अगर ये टॉप वाला निकल गया तो फिर ये जो स्टैक पॉइंटर है ये जस्ट नीचे वाले को पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि इसका काम यही है कि भाई जो भी सबसे ऊपर है उसको आप यहाँ पे पॉइंट करो। तो एसपी क्या है, स्टैक पॉइंटर, जो जो स्टैक के अंदर सबसे टॉप वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है, ठीक है। बीच में आप कोई भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे ये मेमोरी के लिए यूज होता है, इसके अंदर स्टोरेज वगैरह के लिए यूज होता है। इसमें एड्रेस होते हैं अलग अलग तरीके से, जिससे वो एसोसिएटेड होता है ना। इस तरीके से हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब एड्रेस से क्या होता है, एड्रेस से अपन उसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है, बट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते बीच में, है ना। ये स्टैक पॉइंटर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे फंक्शंस ऑफ एसपी, तो सिंपल है कि इट ऑलवेज पॉइंट्स द टॉप एलिमेंट, मतलब एसपी के फंक्शन वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिए। देन नीचे देखते हैं यहाँ पे, देखो द स्टैक पॉइंटर कैन ओनली, अब स्टैक पॉइंटर क्या कर सकता है, तो ये इंक्रीमेंट करेगा और यहाँ पे डिक्रीमेंट करेगा, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी या फिर जो भी इनिशियल में वैल्यू लोड होगी उसके हिसाब से ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, बट सबसे ऊपर वाला ही ये दिखाएगा कि सबसे ऊपर क्या है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो बिहेवियर के बारे में। सो सिंपल सा समझो, देखो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि मेरा स्टैक है, ये मेरा स्टैक है, अगर ये पूरा यहाँ पे भर गया है, ठीक है, इसमें जगह नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये एकदम फुल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ओवरफ्लो कर जाएगा। मतलब अगर मान लो यहाँ पे ये अपना क्या है, एसपी है, मतलब स्टैक पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है, और ये पूरा भर गया है, तो अब क्या होगा, अगर मान लो आपने यहाँ पे पुश किया, कुछ भी आप पुश कर रहे हो कुछ भी यहाँ पे, है ना, तो क्या करेगा वो, जैसे यहाँ पे देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो एसपी है वो यहाँ पे 6 बिट रख सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 6 बिट रख सकता है। तो यहाँ तक एक्स जो अपना एसपी है यहाँ तक 6 बिट आ गई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 बिट आ गई, राइट। अब क्या होगा, अब जगह तो है नहीं, अगर आपने एक और बिट यहाँ पे लाना चाहा तो क्या होगा, फिर ये ऐड कर देगा उसको, और इस तरीके से 0 0 ये रिजल्ट आएगा 1, देन 0 0 0 7, और फिर 1 को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 0 0, मतलब जगह नहीं है तो आप कैसे भर सकते हो, सिंपल सा मतलब ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवरफ्लो है। अंडरफ्लो की बात करें तो ये देखो नीचे अंडरफ्लो लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, अंडरफ्लो मतलब स्टैक अपना खाली है, तो जब स्टैक एम्प्टी होता है, खाली होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा स्टैक यहाँ पे क्या है, खाली है, मतलब एम्प्टी है, ठीक है, तो आप कुछ भी रख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 0 0 0 है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी 6 को रख सकता है, तो आप यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये एक एक करके डिक्रीज होते जाएंगे और आपका रिजल्ट ये आता जाएगा, आप जैसे जैसे डालते जाओगे,
है ना, ये होता है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इन स्टैक। क्लियर है आपको? चलो इसके आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये समझने वाली बात है थोड़ी सी, क्या है अब स्टेटस रिक्वायर्ड। अब स्टेटस रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल है, जैसे मान लो ये स्टैक है, ठीक है, ये स्टैक है अपना। अब क्या हुआ, इसमें यहाँ पे दो कंडीशन है, फुल और एम्प्टी। मतलब अगर यहाँ पे स्टैक अपना फुल है तो यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे फुल इक्वल्स टू वन व्हेन स्टैक इज फुल। मतलब फुल इक्वल्स टू वन हो जाएगा, फुल इक्वल्स टू क्या होगा, वन होगा जब स्टैक यहाँ पे फुल होगा, और एम्प्टी इक्वल्स टू वन होगा जब स्टैक यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, सो ये दो अलग अलग केस है, एक फुल वाला है एक एम्प्टी वाला है, और दोनों केस के लिए यहाँ पे वन वन कंडीशन आती है ना, इतना सिंपल सा है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो डाटा रजिस्टर फॉर होल्ड्स। अब ये क्या सीन है, देखो जो आपका डेटा रजिस्टर है DR, तो ये किसके अंदर होता है, CPU के अंदर होता है ना। तो अगर आपको यहाँ पे स्टैक से कोई भी ऑपरेशन करना है, मान लो मुझे स्टैक के अंदर पुश करना है, क्या करना है, पुश करना है, तो पहले जो डेटा रजिस्टर है उसके अंदर वैल्यू आएगी, ये उसको होल्ड करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टैक में पुश होगी वो वैल्यू। ऐसे ही सेम अगर मान लो मुझे SP जो होता है स्टैक पॉइंटर, अगर उसको यहाँ पे पॉप करना है, पहले वही पॉप होगा ना, उसको पॉप करना है, तो जब वो पॉप होगा तो पहले उसकी वैल्यू किसके अंदर आएगी, टेम्परेरी यहाँ पे डेटा रजिस्टर के अंदर होल्ड होगी, फिर यहाँ से ये पॉप होगा। मतलब कुल मिला के ये जो डेटा रजिस्टर है ये एक दरवाजा है, अगर हमें यहाँ पे निकलना है दरवाजे से या फिर जाना है तो इससे गुजरना ही पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी देर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये होल्ड होगा ही होगा। तो ये सिंपल सा यहाँ पे है, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे SP इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे देखो फुल इक्वल्स टू 0 होगा, तो एम्प्टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब स्टैक एम्प्टी है। सिंपल सा समझो, अगर अगर यहाँ पे एम्प्टी 1 है मतलब यहाँ पे स्टैक खाली है, अगर यहाँ पे फुल 1 है तो स्टैक भरा हुआ है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, ये सिंपल सा एक फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, है ना। कंप्यूटर के अंदर क्या है, फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। अब बेसिकली ये क्या करता है यहाँ पे, ये सिंपल सा ये बताता है कि कौन सी बिट्स कितने ग्रुप में डिवाइडेड है, एंड सिंपल सा ये बताता है कि जो अपना CU है ना, कंट्रोल यूनिट, जो CU होता है कि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सिग्नल्स को, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन करता है। तो सिंपल सा ये है, किस पे इसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस डेटा पे करना है, कौन सा पहले आएगा, कौन सा ऑपरेशन होगा, ये सारी चीजें कौन बताता है, ये बताता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। सिंपल सा ये है, और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज फिक्स, इसकी लेंथ यहाँ पे 16 बिट्स होती है, इज एज अ बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर में 16 बिट्स इसकी लेंथ होती है, राइट। एंड इट्स डिवाइडेड इनटू यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स, तो 3 फील्ड्स में ये जनरली डिवाइडेड होता है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपनी की फील्ड्स हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से। सो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एन इंस्ट्रक्शन इज यूजली डिवाइडेड इनटू 3 मेन फील्ड्स। तो 3 मेन फील्ड्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले होता है अपने यहाँ पे ऑप कोड, देन एड्रेस, और यहाँ पे मोड। ऑप कोड, एड्रेस, मोड, 3 फील्ड में ये डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे ऑपरेशन कोड यानी ऑप कोड के बारे में, तो ये सिंपल सा बताता है कि भाई कौन सा ऑपरेशन होगा, है ना। एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, लोड होगा, स्टोर होगा, क्या होगा, राइट। ये चीज ये बताता है कौन, ऑप कोड, पहली वाली अपनी फील्ड। ठीक है, सिंपल है। सो ये अपनी पहली वाली फील्ड बताती है, और जितना नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे होगा, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, जितने नंबर ऑफ बिट्स होगा ये बताएगा कि भाई जो CPU है ना वो उतने ऑपरेशन को सपोर्ट कर सकता है। ये सिंपल सा अपना ऑप कोड है। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस फील्ड, तो एड्रेस फील्ड क्या करता है यहाँ पे, ये बताता है सिंपल सा कि भाई किस एड्रेस पे, यहाँ पे किस मेमोरी एड्रेस पे अपना यहाँ पे जो भी मतलब वैल्यूज हैं वो रखी हुई हैं, यानी जो अपने जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपन को वो रखे हुए हैं। ठीक है, सो सिंपल सा ये बताता है एड्रेस, मतलब एड्रेस को स्टोर करके रखता है। फिर यहाँ पे जो मोड फील्ड होती है, तो ये बताता है कि आप किस तरीके से जो आपके यहाँ पे ऑपरेंड हैं उनको एक्सेस कर पाओगे, राइट।
तो किस तरीके से आप एक्सेस कर पाओगे ये कौन बताता है, मोड फील्ड बताती है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा एड्रेसिंग मोड, उसमें क्या होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इमीडिएट, इस तरीके से मतलब आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो या फिर नहीं। तो ये चीजें यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से सिंपल सा एग्जांपल दिया है। सो ये ऑप कोड है, एड्रेस है, मोड है, ठीक है। तो 16 बिट का इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जनरली, है ना। सो अब अपन बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स के बारे में। तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स में क्या होता है, देखो सिंपल से समझो। द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन एन इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ द सीपीयू इज ऑर्गेनाइज्ड, राइट। तो सीपीयू किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, तो मेनली क्या होता है, जो सीपीयू होता है वो 3 मेन पार्ट्स में यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, जिसके अंदर अपना यहाँ पे एड्रेस वगैरह स्टोर होता है, राइट। मतलब सिंपल समझो, सीपीयू के अंदर किस तरीके से एड्रेस स्टोर होता है वो यहाँ पे टाइप्स बताए गए, ठीक है। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। एक्यूमुलेटर को अपन एसी से डिनोट करते हैं, एसी मतलब एक्यूमुलेटर, है ना। यहाँ पे देखो, ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड यूजिंग एन इम्प्लिसिट रजिस्टर कॉल्ड एक्यूमुलेटर। तो जितने भी ऑपरेशन होते हैं सारे इसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट रजिस्टर। तो ये है अपना यहाँ पे एक्यूमुलेटर, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। देन उसके बाद इट यूज वन एड्रेस इन इंस्ट्रक्शन। मतलब देखो, जैसे मैंने लिखा एड एक्स, मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि सिंपल सा मुझे क्या करना है, ऐड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो एक्स क्या है वहाँ पे, एक्स मान लो कोई मेरा रजिस्टर है ना। मतलब यहाँ पे एक्स को यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस दे के रखा है, जिसके अंदर किसी रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। तो मैंने क्या बोला कि एक्स मेरी कोई सी वैल्यू है, उसको क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो ऐड किससे होगा, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे 2+3 करना है तो मुझे अगर इन दोनों को ऐड करना है तो मुझे 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। अगर मैं सिंपल सा लिख दूं कि यहाँ पे ऐड 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसको ऐड करना है भाई, 3 को तो करना है, लेकिन किसके साथ करना है ऐड, वो यहाँ पे चीज रहेगी ना। तो जो अपना 3 है इसको ऐड करना है मुझे जो एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी स्टोर है उसके साथ। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड एक्स, मतलब एक्स को ऐड करना है एक्यूमुलेटर में जो चीज है उसके साथ, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा एसी मतलब एक्यूमुलेटर प्लस यहाँ पे क्योंकि ऐड करना है अपन को, और एम एक्स का मतलब होता है यहाँ पे किस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर कहाँ स्टोर होगा, फिर से एक्यूमुलेटर में ही वैल्यू अपनी चली जाएगी। ये सिंपल सा अपना रहता है, ठीक है। एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा सब्सट्रैक्शन एक्स, तो क्या होगा, किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है उसके साथ माइनस होगी ये वाली वैल्यू, है ना। जो भी ये लोकेशन होगी उस पर जो भी वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी, राइट। अगर मैंने लिखा है लोड एक्स, तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगी ये वाली वैल्यू। अगर मैंने लिखा है स्टोर एक्स, तो क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से चीजें रहती है। सो क्लियर है आपको, पहला होता है एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन जहां पे स्टोर होता है। अब देखो यहाँ पे सेकंड है अपना यहाँ पे रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरीके से ये सीपीयू का ही है, मतलब किस तरीके से आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह स्टोर करते हो, है ना। सो देखो क्या है यहाँ पे, द सीपीयू कंटेन्स मल्टीपल रजिस्टर्स। ये बहुत सारे रजिस्टर्स को कंटेन करके रखता है, जैसे यहाँ पे R0, R1, R2 और भी यहाँ पे बहुत सारे, राइट। दैट कैन बी यूज फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जिसका यूज होता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इट कैन यूज 2 एड्रेस और यहाँ पे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। मतलब यहाँ पे जो अपना रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें 2 एड्रेस एड्रेसिंग और यहाँ पे 3 एड्रेस की तरह यूज होता है। जैसे यहाँ पे 3 एड्रेस की बात करें तो मैंने लिखा ऐड R4, R1, R3। तो क्या होगा, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो है अपना डेस्टिनेशन रजिस्टर, तो इसके अंदर मेरी वैल्यू स्टोर होगी। कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, देन जो सेकंड और थर्ड नंबर पे लिखा है उसमें अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके अंदर आएगी। तो मुझे क्या करना है, ऐड करना है। मैंने लिखा R4, R1, R3, तो R1 और R3 को ऐड कर दो और इसकी वैल्यू किसके अंदर स्टोर कर दो, इसकी वैल्यू स्टोर कर दो R4 के अंदर। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 2 एड्रेस, तो क्या होगा, जैसे मैंने लिखा ऐड R1, R2, तो क्या होगा, देखो सिंपल है, इन दोनों की वैल्यू अपन को ऐड करना है और फिर क्या करना है,
जब ऐड हो जाए तो R1 के अंदर जो पहले नंबर पे लिखा उसी के अंदर स्टोर कर देना है। देखो दोनों को ऐड किया और फिर बाद में क्या किया, R1 के अंदर ही स्टोर कर दिया, क्योंकि जब वैल्यू ऐड हो गई तो R1 तो खाली हो गया ना। ठीक है, इस तरीके से ये रहता है। सो सिंपल से देखो, फास्टर देन मेमोरी ऑपरेशंस, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे यूज्ड इन मॉडर्न प्रोसेसर्स, राइट। तो मॉडर्न प्रोसेसर्स में ये जनरली यूज होता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे लास्ट वाला जो थर्ड है, जीरो एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन। जीरो एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसी को आप बोल सकते हो यहाँ पे स्टैक, है ना, स्टैक एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, मान लो मेरे पास ये स्टैक है, ये स्टैक है। अब इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, अलग अलग एड्रेस है यहाँ पे सीक्वेंस वाइज, राइट। अगर मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा ऐड। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मैंने ऐड लिखा तो स्टार्टिंग में जो अपना स्टैक है ना, स्टार्टिंग में जो दो वैल्यू होंगी वो ऐड हो जाएंगी और सबसे टॉप में स्टोर हो जाएंगी। मतलब TOS, टॉप ऑफ द स्टैक, इसको बोलते हैं TOS, टॉप ऑफ द स्टैक, इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे वो। ठीक है, तो सिंपल सा जैसे अगर मान लो ये मेरा, यहाँ पे देखो ये मेरा स्टैक है, ये मेरा स्टैक है। अब इसके अंदर यहाँ पे स्टोर है A B C। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे C+B करना है। तो जब मैं यहाँ पे C+B करूंगा तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो ऐड होगी और सबसे टॉप में स्टोर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे C+B यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा अपना रहता है। तो पुश करें पॉप करें जो भी करें, इसी तरीके से अपन करते हैं, राइट। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के टाइप्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पे जनरली ये 4 टाइप का होता है ना, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। सो सबसे पहला होता है यहाँ पे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कितना होता है, 3 एड्रेस, मतलब यहाँ पे 3 एड्रेस दिए होते हैं, जैसे ये है एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या है, ऑप कोड रहता है। सबसे पहले जो ऑपरेशन बताता है यहाँ पे ये ऑप कोड रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, इसके हिसाब से क्या होता है, जैसे जैसे मान लो देखो, मैं अभी एग्जांपल आपको बताऊंगा नीचे अलग से, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसमें 3 एड्रेस होते हैं, इस तरीके से 3 एड्रेस होते हैं, एक मोड होता है और एक ऑप कोड होता है। ठीक है, और इसमें सिंपल सा अपन रजिस्टर्स का ही यूज करते हैं, है ना, और मेमोरी की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, मेमोरी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, राइट। अब उसके बाद जैसे अगर अपना 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ये है 2 एड्रेस, तो इसमें 2 एड्रेस होंगे, जैसे एक ये दूसरा ये, और बाकी ये सेम रहेगा, ऑप कोड रहेगा और मोड भी रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखो 1 एड्रेस में क्या रहता है, सिंगल एक ही एड्रेस होगा, एक ऑप कोड होगा और एक यहाँ पे अपना मोड बिट होगा। ठीक है, सो सिंपल सा समझो कि जो अपना 1 एड्रेस होता है इसमें अपन जनरली किसका यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर का। देन अपना एक होता है अपना यहाँ पे जीरो एड्रेस। जीरो एड्रेस में क्या होता है, स्टैक का यूज किया जाता है ना। इसमें जितनी भी चीजें होती है स्टैक से ही होती है, हमें रजिस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, राइट। बस आपको सिंपल से ये समझ के चलना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन एग्जांपल देखने वाले 3 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेसिंग और यहाँ पे 0 एड्रेस। ठीक है, तो तीनों के एक एक एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं मैंने, ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है ऐड R1, R2, R3, इस तरीके से लिखा है। ये क्या है, 3 एड्रेस। तो क्या होगा, जनरली देखो ऐसे होगा, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है R1, R1 वो क्या है, अपना डेस्टिनेशन रजिस्टर है, उसके अंदर वैल्यू किसकी स्टोर होगी, जो उसके बाद 2 लिखे हैं ना उनको आपस में ऐड करो। मतलब ऐसे होगा R2 प्लस में होगा R3। सिंपल सा इस तरीके से अपना होता है जनरली, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले देखो ये जो दोनों लिखे हैं दोनों ऐड होंगे, मतलब यहाँ पे R1 प्लस यहाँ पे R2 दोनों ऐड हुए। अब स्टोर किसके अंदर होंगे, ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है यानी R1, तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो देखो क्या होगा, इसमें सिंपल से यहाँ पे R1 ही है, इसमें एक्यूमुलेटर का यूज होगा, राइट। तो क्या होगा, देखो R1 प्लस होगा किसके साथ, AC के साथ, एक्यूमुलेटर के साथ, और ये एड्रेस मतलब ये जो डेटा है ये कहाँ स्टोर होगा, AC के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन,
अब अगर मैंने लिखा है ऐड, तो क्या होगा, देखो जनरली ऐसे होता है, जैसे अपना यहाँ पे एक स्टैक है, ये इस तरीके से एक स्टैक है मान लो, ये मैंने बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे टॉप में टॉप में जो भी वैल्यू लिखी होगी, जैसे यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी, तो अगर मैंने ऐड लिखा है तो टॉप के जो दो एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे दो जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ए प्लस बी होगा, मतलब फर्स्ट वाली पहले फिर दूसरी वाली बाद में, तो दोनों अगर ऐड हुई फिर इसका डेटा स्टोर हो जाएगा फिर से टॉप में, तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल तीनों के। सो देखो ये अपना पार्ट वन था। अब पार्ट वन में अपन ने इतनी चीजें देखी जो मैंने आपको अभी बताया है ना। अब जो पार्ट टू आएगा उसमें अपन बाकी चीजें देखेंगे, क्योंकि ये यूनिट बड़ी है इसलिए मुझे इसको पार्ट में कराना पड़ रहा है, राइट। तो ना चाहते हुए भी अपन पार्ट में करना पड़ेगा अपन को। सो अभी फिलहाल आपको इतना सब समझ में आ गया, एक बार इसको देखो, रिवाइज करो, है ना। क्योंकि देखो अगर मैं सारी चीजें एक साथ करा दूंगा ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करो, आराम से हो जाएगा।